इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, ठीक है, चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, फिर पोर्नोग्राफी, इसके बाद साइबर आतंकवाद जो है 90% अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एपीके फ्रॉड आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है। एपीके एंड्रॉइड में हर चीज एपीके होती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, नोइंगली अननोइंगली अपनी प्राइवेट पिक्चर्स या इस टाइप की चीजें शेयर कर देते हैं। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, सुने। और कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटना हो चुकी है साइबर ठगी की। साथियों, देश में एक अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जिसको हम साइबर अपराध कहते हैं। और साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कि ना दिखता है और ना कहीं होते हुए ऐसा लगता है कभी कि ये अपराध कैसे होता है। तो साथियों, मैं बता दूं, डिजिटल का जमाना है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देश में बढ़ रही है उतने ज़्यादा साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो आज हर चीज़ मोबाइल के जरिए हमारे पास आती है, चाहे तो वो किसी की इमेजेस वगैरह हो, वीडियोस वगैरह हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह लिंक, आजकल सारी सुविधाएं आपको मोबाइल पे देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे क्राइम भी, साइबर क्राइम भी अपने पैर पसार रहा है, वो भी बढ़ रहा है। साथ ही मैं बता दूं, हमारे साथ एक विशेष मेहमान आज मौजूद है हमारे साथ, एडवोकेट डॉक्टर कुलभूषण यादव जी, जो कि भारत में सर्वाधिक डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी से रिलेटिव जो भी केसेस हुए हैं पुलिस के साथ उन्होंने उन मामलों में सॉल्व किए हैं, उसके लिए उनको डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और एक बड़ी बात है कि देश में इतने जो साइबर क्राइम होते हैं उसको निपटाने के लिए पुलिस की मदद से के साथ जो डॉक्टर कुलभूषण सिंह जी हैं उनका विशेष योगदान रहता है। आज हम उनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार से जो साइबर अपराध है उससे बचें। और मैं बता दूं, एक साइबर सलाहकार भी हैं ये, और कई प्रकार से लोगों को सलाह देते हैं, अवेयर करते हैं आखिर जो साइबर अपराध बढ़ रहा है वो कैसे रोकथाम हो सके और कैसे हम उससे बच सकें। कुलभूषण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और किस प्रकार से जो साइबर अपराध दिन पर दिन आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, और क्या आप उसमें कहना चाहते हैं किस प्रकार से लोग इससे बच सकें? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, आपको बचना है तो उसके लिए आपको चाहिए जानकारी। अगर आप जानकार हैं, आप साइबर साक्षर हैं, तो ही आप उस अपराध से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपराध को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, साइबर अपराध से आप नहीं बच सकते। कई तरीके के मामले अगर मैं भी गिनाना शुरू करूंगा तो कल सुबह तक अपन बोलते रहेंगे, इतने अपराध हैं। बेसिक गिना दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर दे रहा हूँ। हर उम्र के लिए अलग अपराध है। जैसे एक 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं उससे लेके 25 साल तक अलग अपराध है, 25 से लेके 35 का अलग अपराध है, 35 से 50 तक का अलग अपराध है, 50 से ऊपर 60 तक का अलग अपराध है, और 60 से ऊपर जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए अलग अपराध है। वो कैसे होता है, एक फैंसी लाइफ में आप आते हो 13 से 15 साल में, बच्चे नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्थिति भी शुरू होती है। तो उस समय में क्या होता है, बच्चे का दिमाग तो मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन वो ज़माने को देख के वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में, अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो अनजान तरीके से अननोइंगली अपराध में आ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 12-13 साल की बच्ची होती है, घर में उसको सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन लगता है अपने घर में? अपने माँ बाप। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही वो ऑनलाइन आई तो उसने सर्किल में घूमना शुरू किया, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करी, तो किसी ने उसको मैसेज भेज दिया, उसकी तारीफ़ कर दी तो उसे अच्छा लगा, उसने उससे बातचीत चालू कर दी। बातचीत चालू करने के बाद में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सुई से लेके हवाई जहाज तक। मतलब सही चीज़ भी वहाँ पे और गलत चीज़ भी वहाँ पे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, नोइंगली अननोइंगली अपनी प्राइवेट पिक्चर्स या इस टाइप की चीज़ें शेयर कर देते हैं। उसके बाद ब्लैकमेलिंग, और आपने कई सुसाइड के मामले सुने होंगे जो अनसुलझे है ना, आज तक कारण नहीं पता, क्योंकि बच्चे फॉर्मेट करके फ़ोन खत्म हो जाता है। तो अपन शुरू करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, युवाओं का हम देखें तो आजकल युवा ज़्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, समय बिताते हैं, इसमें ज़्यादातर उन्हें धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार से आप जो सलाह उनको देंगे युवाओं को कि आज इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है? देखिए, मोबाइल आप जो बोल रहे हैं, ये मोबाइल जो है आजकल सिंपल सा मोबाइल नहीं है, ये टाइम बम है। आप एक बम लेके घूम रहे हो हाथ में। क्योंकि एक समय में जब हम कंप्यूटर लेते, जब कंप्यूटर आया था, तब उसमें इतनी रैम और मेमोरी नहीं होती थी जितनी इसमें है आज। जितनी प्रोसेसिंग ये कर सकता है, जितना स्पीड में ये चलता है, उतना तो आजकल मोबाइल मतलब कंप्यूटर नहीं चलता। मोबाइल में एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप इसमें जितनी भी ऐप्स हैं आपके पास जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आप उनको उपयोग करिए।
और कोई भी ऐसी ऐप जो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको करनी है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की ऐप, आप किसी बैंक को यूज़ करते हो तो बैंक की ऐप, जब वो जो वहाँ से प्रोवाइड की गई है ऑथेंटिक सोर्स से, आप उसको उपयोग करिए। आप किसी भी अननोन ऐप पे जाएंगे तो आप हैक हो जाएंगे। ठीक है, एपीके फ्रॉड आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है। एपीके, एंड्रॉइड में हर चीज़ एपीके होती है, एंड्रॉइड पैकेज फाइल कहलाती है वो, तो उसमें हर चीज़ एपीके ही है। ठीक है, व्हाट्सएप आप यूज़ करें वो भी एपीके है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से है तो वो सही है। अननोन सोर्स से लेके आएंगे तो वो नुकसानदायक है। जैसे एपीके फ्रॉड मतलब फ़ोन हैक हुआ, आपके कॉल, ओटीपीज, सारी चीज़ें, मैसेज सब फॉरवर्ड हुए और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। तो एक चीज़ ज़्यादा देखी गई है, लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। जी हाँ, ना वो कहते हैं हमने ओटीपी कहीं दी है, कोई लिंक वगैरह ऐसे बता रहे हैं, आजकल लिंक आ जाती है, उस पर केवल टच किया और अकाउंट खाली। कैसे क्या होता है ये पूरा साइबर ठग? देखिए वो जो लिंक होता है वो एक तरीके का वायरस समझने से, आप सिंपल भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकलिटी में समझाऊंगा तो लोगों के समझ नहीं आएगा। एक वायरस है, मान लीजिए, जिस वायरस को आपको मैंने भेजा लिंक के माध्यम से, वो फोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, सिंपल सा लिंक भी हो सकता है, एक छोटी सी फाइल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग किया और उसके साथ में एक आपको महाकाल के दर्शन करा दिए। अब आपने उसको क्लिक किया, उसके साथ में एक मैलिशियस कोड अटैच था पहले से। जैसे ही वो कोड अटैच था, आपने उस पर क्लिक किया तो वो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गई। अब वो डाउनलोड होगी तो वो अपना काम करेगी। तो जिसने बनाई है उसने क्यों बनाई है? इसलिए कि आपकी जितनी क्रूशियल जानकारियां हैं वो मेरे पास आ जाए। या तो वो आपकी स्क्रीन कैप्चर कर लेगा, आप उसमें यूपीआई की पिन डालेंगे तो गई। ठीक है, आपके एसएमएस वहाँ चले गए, ओटीपी वहाँ चले गए, आपके कॉन्टैक्ट बुक वहाँ चली गई, सारी चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं। ठीक है, वो ऑटो परमिशन पे रहता है आपको। जिसमें एक सिंपल सा और तरीका बताता हूँ आपको समझने का इसको। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक ऑथेंटिक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उस पर परमिशन देते हैं, अलाउ माइक अलाउ, फोन अलाउ, कॉन्टैक्ट अलाउ, सारी तो परमिशन उसमें ऑलरेडी अलाउड है सब। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको अलाउ किया, उसको इंस्टॉल किया, आपका काम हो गया। जब आपने अपनी सारी क्रूशियल चीज़ें, ठीक है, आपने शेयर कर दी किसी के साथ, तो आपने तो तिजोरी खोल दी। वो ओटीपी भी चेंज कर लेगा, पासवर्ड भी चेंज कर लेगा, आपका अकाउंट खाली भी कर देगा। इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय हैं, कैसे बच सकते हैं इससे? इससे बचने का सबसे सही तरीका ये है कि किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। ठीक है, 90% आपको इस टाइप की चीज़ें या तो किसी अननोन नंबर से आएंगी। ठीक है, कोई अननोन लिंक पे .apk उसके सामने जनरली लिखा रहता है, नहीं भी लिखा हो तो भी 90% में लिखा मिलेगा। जैसे पीएम किसान योजना के नाम से आई है, बुजुर्ग लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता है, उसके नाम से आई है। अभी गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम से बहुत फ्रॉड हुआ है, eKYC.apk का फ्रॉड हुआ है अभी रिसेंट में, मेरे पास बहुत कॉल आया उसके। इसके बाद केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड उसके नाम से हुए हैं, आरटीओ चालान के नाम से, कि आपका चालान कट गया, नीचे लिंक पे क्लिक करके चालान देखिए। आपने लिंक पे क्लिक किया, चालान से दुगना आपने गंवा दिया। क्या करे, आदमी कंफ्यूजन है। एक तो डिजिटल बीच जमाना है, वो भी चीज़ ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भी इतने मतलब चालाक हैं कि कहीं ना कहीं से फंसा लेते हैं लोगों को। फंसाते नहीं, देखिए आपके फ़ोन पे आप दुनिया के सारे क्राइम रख दो, ये फ़ोन रखा हुआ है मेरे सामने, दुनिया के सारे क्राइम उठा लो, मैं सबके बारे में समीक्षा करने को तैयार हूँ। किसी भी क्राइम में कोई भी क्रिमिनल आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा यार अपने फ़ोन का पासवर्ड दो जरा। बोला है किसी ने? कभी किसी ने बोला है कि यार ओटीपी आया हुआ दे देना जरा, और आपने दे दिया फट से? ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। साइबर क्राइम ऐसा कोई अटैक ही नहीं है उसमें, या ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको टेक्निकली अटैक कर रहा हो कोई। ठीक है, ना ही आपका फ़ोन मांगा किसी ने, ना ही आपसे बोला कि लिंक पे क्लिक करना है यार तुम्हें ये। ठीक है, ना ही आपसे बोला कि अपना ओटीपी शेयर करिए, ना ही आपके फ़ोन का पासवर्ड मांग रहा है, ना ही आपका ईमेल का पासवर्ड मांग रहा है, ना ही आपसे डिटेल्स मांग रहा है बैंक की। ठीक है, ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मांग रहा है, तो फ्रॉड हो कैसे रहा है? ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या है, वो है आपकी जो हाजिर जवाबी होती है ना। हम गाड़ी पे जा रहे हैं स्पीड में, किसी ने फोन किया, अरे भैया ओटीपी आया होगा, आप बता नहीं रहे हो, आपका टैक्स पे बाकी रह गया। अरे रुक रुक बता रहा हूँ यार, फट से खोला और दे दिया। 10 सेकंड सोच के दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी अटैक होते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो ये एपीके टाइप हो, ठीक है, या किसी भी तरीका का जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वो अटैक आपके फ़ोन पे या आपकी चीज़ों पे नहीं कर रहा है, वो आपके ब्रेन को हैक करता है। डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने क्या किया है, 90% केसेस में यह है कि आपके बारे में बोला कि आपके परिवार ने ऐसा ऐसा ड्रग्स पकड़ा है, आप नहीं बताएंगे तो उनको जेल हो जाएगी। ठीक है, या आप पुलिस में थे, जैसे पुलिस ऑफिसर थे, वो भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। करीबन 31-32 दिन शिकार रहे थे वो, तो 70-72 लाख का फ्रॉड हो गया था उनके साथ। उनसे बोला कि आपकी ऐसी जानकारियां हैं हमारे पास और आपने ऐसे ऐसे किया हुआ है फ्रॉड। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेन गेम कर लिया, आपका माइंड हैक हो रहा है, फोन और सिस्टम हैक नहीं हो रहा। ठीक है, 10 सेकंड सोच के किसी भी चीज का जवाब दीजिए, आपके साथ कभी क्राइम नहीं होगा।
और भारत के प्रधानमंत्री को भी ये अधिकार नहीं है कि आपको फोन करके वो आपकी केवाईसी रिलेटेड जानकारी, बैंकिंग रिलेटेड जानकारी या कोई भी पर्सनल डिटेल आपसे पूछें। तो जब सर्वोच्च हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को ये राइट नहीं है तो फिर आम जनता को आप क्यों दे रहे हैं? मतलब ऐसा कोई चीज पर इंफॉर्मेशन जो लोग कहते हैं साइबर ठगी के द्वारा कि आप हमें दीजिए, नहीं, तो ऐसा कोई देने का कभी ऐसा अगर आपसे बैंकिंग वाला मांग रहा है तो आप बोले मैं बैंक आके कर दूंगा, ज्यादा सेफ है। आप फोन पे क्यों बता रहे हैं उसे? ठीक है ना। एक बहुत बेहतरीन क्राइम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक बंदा आया बैंक से, बोला सर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया। वो तो जानकारी डेटा भी ली जाता है, मिलता है कैसे वो भी बताऊंगा। जानकारी डेटा मिला, उसने बोला सर आपका क्रेडिट कार्ड 2 दिन में एक्सपायर होने वाला है, हम नया कार्ड आपको भेजेंगे और आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है वो हम लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं। अरे सर 2 दिन में कौन सा आप शॉपिंग करने जा रहे हो, है ना, और ये नया कार्ड रख लो, 2 दिन बाद फिर हम लोग को भी सर टाइम नहीं रहता तो हम कैसे आपका करेंगे। तो उसने कहा ठीक है यार सही बात है, बैंक का बंदा है, आई कार्ड लगा हुआ है, ड्रेस भी उसी की पहना है, तो आगे 2 मिनट में स्कूल हो जाती है। भाई साहब ने क्रेडिट कार्ड दिया, उसने सेफ्टी दिखाने के लिए बोला सर देखो काट रहा हूँ कैंची से आपके सामने, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। काट दिया। कहाँ स्वाइप होता है बताओ ना। क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कैसे करते हो आप? किसी भी उस पे जाइए आप, अमेजोन पे जाइए, किसी पे जाइए, क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए, पीछे पलटिए, सीवीवी डालिए 3 डिजिट का, कुछ नहीं होता, 2 मिनट में शॉपिंग हो गई। सही बात। तो हो गया नुकसान। अब अंकल ने तो सोचा नया आ गया, कभी वेरीफाई तो करते यार, बैंक कब से घर पे आने लगा, वो भी इतनी सुविधा देने लगा कि बिना बोले आपके घर पे आके कार्ड लेके जा रहा है। वो किसी और का कार्ड इन्हें टिका गया, अच्छा इनका लेके चला गया, ना इनने ध्यान दिया ना कुछ नहीं। तो बहुत बेसिक है। फिर क्या हुआ है आपका ब्रेन है, मतलब कहीं ना कहीं हमें पूरा रोकना चाहिए, उसको सचेत रहना पड़ेगा। जब आपने रिक्वेस्ट ही नहीं करी तो क्रेडिट कार्ड आएगा कैसे? सिंपल सी बात है ना। सही। अच्छा ये केसेस आपने लगभग आप कितने केसेस आपने हैंडल किए हैं और क्या रिजल्ट इनका रहता है, किस प्रकार से पूरा साइबर? देखिए लिटिगेशन में पूछेंगे तो करीबन गिनूंगा तो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 400-500 के ऊपर जा चुका हूँ। ठीक है, वो सारे केसेस मैंने हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ में रह के, ठीक है, क्योंकि अपीयर नहीं हो सकते हैं कई जगह पे, तो वहाँ पे सलाह भी देते हैं, हमारी ड्राफ्टिंग जाती हैं, बैक एंड पे हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पुलिस के साथ में मैंने कई इंडिया के बड़े केसेस क्रैक किए हैं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उससे दिक्कत होगी, इंटीग्रिटी इशू रहता है। तो लगभग पुलिस के साथ में भी मान के चलिए कि गिरी हालत में 2 लाख के आसपास तो हो चुके होंगे अब तक, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, ठीक है, चाइल्ड अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, फिर पोर्नोग्राफी, इसके बाद साइबर आतंकवाद जो है 90% अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जो भी आप नया सुनते हैं साइबर आतंकवाद कहलाता है, जैसे डिजिटल अरेस्ट एक साइबर आतंकवाद का ही रूप है। तो ऐसे बड़े केसेस अब मैं 90% हैंडल करता हूँ। बाकी सलाह तो कोई भी मांगे, किसी भी केस की मांगे, 24 घंटे में कभी भी मांगे, वो बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है, और बिना किसी संकोच के। आप एक बार फोन करिए चाहे 20 बार करिए। एक चीज और, जैसे कि आजकल बच्चों को देखा गया गेमिंग का बड़ा शौक रहता है, और गेमिंग के माध्यम से कई ऐसे ठगी हो जाती है, उनके माँ बाप के अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और बच्चा कैसे गेम के अंदर घुस के किस प्रकार से अकाउंट से खाली कर देता है। कैसे क्या बच्चों को सचेत करें इसमें, और क्या माँ बाप के लिए आप सलाह उसमें दे सकते हैं? देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझिए, क्राइम का एज से कोई संबंध नहीं होता। आप चाहे 12 साल की उम्र में क्राइम करिए, चाहे उससे बड़ी उम्र में करिए, व्यस्क होकर करिए, ठीक है, आपको लीगल इम्प्लीकेशंस तो भुगतने ही पड़ेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी गलती माँ बाप की, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक है, और कैसे होती है मैं बताता हूँ। एक बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, अनभिज्ञ बच्चा जो घुटने घुटने चलता है, ठीक है, खाना खिलाना है, बच्चा रो रहा है, उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया, कोई भी एक जिंगल लगा के, यही होता है, आपके घर में भी होता होगा, है ना, उन्होंने लिया, पापा तो बिजी, बेटा एक काम करो मम्मी का मोबाइल ले लो, और उसमें शुरू हो गया, देखते रहते हैं। बच्चे ने देखा टमाटर चल रहा है और वो खाना खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो फोन है, मैंने अभी बोला ना टाइम बॉम्ब है, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी पूरी लिस्ट है, कॉलिंग लिस्ट है, इसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, आपकी वीडियोस हैं फैमिलीज के, सारी चीजें, ठीक है, आपकी ईमेल है, पूरी जिंदगी भर का मतलब इसमें कमाया, ये सब कुछ है आपका। ये आपका बैंक भी है, आप कहीं आज तक कभी आपने एटीएम कार्ड या कैश निकाल के देना तो बंद ही हो गया होगा, स्कैन किया और काम खत्म। तो ये आप सब कुछ जब इसमें लेके घूम रहे हो, इसको आपने बच्चे को दे दिया, उसके सामने तो ओके का बटन आता है, उसे मालूम है अगर ओके नहीं दबाऊंगा तो वीडियो बंद हो जाएगा। तो वो क्या करता है, हर चीज को या तो यस या ओके, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे तो वीडियो देखना, उसे इससे मतलब नहीं है कि मम्मी पापा लुट रहा है, क्या करना, ठीक है। अब होता क्या है कि पैसा आया या पैसा चला गया या ऑटो पे ऑन हो गया,
ऑटो पे। तो अब आपको तो पता नहीं है, या मंथली आपकी किस्त बंध गई, हर महीने आपको अपना पैसा कटना शुरू कटता रहेगा। मैंने कई लोगों को बताया भी है ऑटो पे, इसके मेरे कई वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे कि कैसे बंद करें ऑटो पे, कैसे गेमिंग इन चीज़ों से बचें। तो वो आप बंद कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो किस्त में आपकी कहानी चालू है। पहली ये चीज़ है। दूसरा, आप जो पूछ रहे थे सवाल कि बच्चे गेमिंग का कैसे शिकार हो रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, देश का युवा खतरे में है। ठीक है, कैसे खतरे में, मैं आपको बताता हूँ। 12वीं क्लास से लेके कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं इसका। और होता क्या है, जैसे एक वही बताया ना, एक नई नई उम्र आती है तो आपको जिज्ञासाएं बढ़ती है, महंगी चीजें, महंगे शौक, होटल में जाना है, पार्टी करना है, गाड़ी से घूमना है। ठीक है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पापा मम्मी तो देंगे नहीं इतना पॉकेट मनी। तो उन्होंने एक अल्टरनेट तरीका ढूंढा। किसी दोस्त ने बोल दिया, अरे मैंने एक गेम खेला था भाई, 1000 रुपए डाले थे, 1000 के 10 कर लिए मैंने, उसमें से 8 उतारे और अब मस्त लाइफ चल रही है अपनी। तो ठीक है, डेली उसमें बढ़ाता हूँ पैसे, कहानी चालू है। जब आपने पैसा डाला था वो 1000 रुपए, तब आपने अपना हार्ड अर्न मनी डाला, मतलब जो वाइट अमाउंट है, आपका प्रॉपर अमाउंट है, वो आपने डाला था। लेकिन जब आप वापस पैसा उठाते हैं तो आप क्राइम का पैसा आ जाता है आपके पास। ठीक है, आपने कई लोगों का सुना होगा कि हमने गेम खेला था भाई, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। हाँ, ऐसा काफी सुना है ना, ये वही चीज है। 12वीं से लेके कॉलेज सेकेंड ईयर तक के कम से कम 1500 से 2000 लोग मुझसे संपर्क कर चुके हैं, जिनने मुझे बताया कि भाई हमने गेम खेला था, कभी 500 का, किसी पे 1000 का, किसी पे कुछ का, और किसी किसी केस पे तो वो बेचारे मुख्य आरोपी बन गए, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि हमने करा क्या। सरकार ने हालांकि उसके लिए कभी एक नई एडवाइजरी दी है, उसमें 1930 का जो पोर्टल है, उसमें एक अपना NCRP पे cybercrime.gov.in पे एक नीचे ग्रीवियंस करके आता है, आप अपनी बात उसमें रख सकते हैं कि मैंने क्या किया था जिस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ। तो एक हद तक वो उसको थोड़ा सा संबल मिला है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है वो। ठीक है, फिर से वही चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ बैन है उसे आप डाउनलोड भी नहीं करिए, उसको आप यूज़ भी मत करिए, नहीं तो आपका सत्यानाश होना निश्चित है। यादव जी, मोबाइल जो लोग चलाते हैं, जाने अनजाने में कई ऐसे लालच में भी आ जाते हैं। कोई लोन का लालच देते हैं, कोई है कहीं कोई पैसे दुगने करने का भी, मतलब अलग अलग प्रकार से जो ठगी के जाल है उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इसमें फंस भी जाए और वो संकोच करे कि ये पैसा कैसे आ गया मेरे पास, या फिर इसके लिए मैं क्या करूं, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं कईयों के, हमने देखे हैं, तो वो इस स्थिति में क्या करे? पुलिस के पास जाए या बैंक संपर्क करे, क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहला संपर्क आपको करना है अपने बैंक से। बैंक आपको ये जानकारी देगा कि अकाउंट फ्रीज कहाँ से हुआ है। ठीक है, उसमें आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उसमें आपको ये पता पड़ता है कि किस जगह से, किस पुलिस स्टेशन से, किस शहर से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, आप लोकल साइबर में भी जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो लोग भी आपको जानकारी देंगे कि क्या किसमें करना है, आगे फर्दर प्रोसेस क्या है। दूसरा भी जो मैंने आपको NCRP का बताया वो ग्रीवेंस वाला, आप उसमें भी अपनी बैंक की डिटेल कि मैंने किस ट्रांजैक्शन के तहत या क्या किया था जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा झांसी शहर के 200 में से 180 पेट्रोल पंप के अकाउंट फ्रीज हो गए थे। हाँ सर, आया था ऐसा, आया था, सुना ही में। हुआ क्या था, एक कोई क्रिमिनल आया, क्राइम का पैसा था, उसने 500 रुपये का पेट्रोल भराया, क्राइम का पैसा था तो अकाउंट उन्होंने उठा के फ्रीज कर दिया, ये देखा ही नहीं कि अकाउंट है किसका, है ना। जब उनने सब लोगों ने मिलकर पिटीशन लगाई, तो पैसा भी उसमें चला जाता है। 200 रुपए के चक्कर में 2 करोड़ फ्रीज है आपका, लाइफ ही खराब हो गई आपकी। तो पेट्रोल पंप आपका डेली रूटीन है, आपको पैसा देना, तब आपको फर्दर पेट्रोल मिलेगा, आपकी तो दुकान बंद हो जाएगी। सही बात है ना। एक आम आदमी की ले लीजिए, पान का दुकान वाला है, उसको 5 रुपए का किसी ने कुछ खरीदा और उसके अकाउंट में लग गया। यही ग्वालियर का ही केस है ये। ठीक है, वो बंदा भी मुझसे मिला था, हालांकि उसका सॉर्ट आउट हो गया वो मसला। 5 रुपए के लिए आपने पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था उसका, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे। वो मतलब बूंद बूंद करके उसने अपना सागर भरा और वो सागर एक दिन कहाँ पहुंच गया, फ्रीजिंग पे, है ना। लेकिन उसकी मदद हुई तो वो बच गया बंदा। तो जो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि पैसा जो दे रहा है वो व्यक्ति क्रिमिनल है कि क्या है वो पैसे, है ना। लेकिन आप जब हो जाता है आपके साथ, तो आप NCRP पोर्टल पे जो ग्रीवियंस है आप उसमें अपनी बात रखिए, नहीं होती है तो फिर अपने पास कानून है, कोर्ट है, कोर्ट आपको उसमें न्याय दिलाता है। मेरा पास अभी एक रिसेंट में केस चल रहा है जिसमें कि हमने एक रेट पिटीशन फाइल करी है। एक लड़का था, वो किसान जो यूज करता है ना फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, बीज का, खाद बीज का उसका व्यवसाय था। कोई व्यक्ति आया, उसने 5 लाख की उससे सामान लिया और उसका चेक से उसको पेमेंट देके चला गया। वो चेक पेमेंट से भी उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, जिसके लिए हमने
पूरे। कैसे विश्वास करे आदमी किसी पे? भाई सबसे ऑथेंटिक वे तो चेक ही होता है। पैसा कैसा है, किसका है, क्या पता भी। सबसे ऑथेंटिक वे तो हम चेक मानते हैं। ऑथेंटिक वे। अब चेक आने से भी अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आदमी फिर धंधा ही बंद कर दे। आदमी वही करे, शक्कर लो और गेहूं दो टाइप, सही बाटा सिस्टम पे आ जाए। कैसे विश्वास करे आदमी? तो हुआ वही। तो उसमें फिर अब कानून की उसने मदद ली, हम लोगों ने उसकी पिटीशन फाइल करी और माननीय न्यायालय जो है उसमें हमारी बहुत मदद कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने में उसका अकाउंट जो है वो डिफ्रीज होकर उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं कानून उसमें अपना जो पूरा सहयोग है उसमें करता है। उच्च न्यायालय जो है सुनता है। आप जैसे सलाहकार हैं, उनसे भी कई मदद लोगों को मिल रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। साथ ही मैं बता दूं आपको, हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर कुलभूषण सिंह यादव जी और साइबर एक्सपर्ट और साइबर सलाहकार, देश के जो 5 टॉप सलाहकार हैं उनमें से एक माने जाते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे आज वीडियो के माध्यम से इन्होंने सलाह दी है, अपनी बात बताई है, तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, सुने। और कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटना हो चुकी है साइबर ठगी की, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी उसमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और अगर इनसे संपर्क भी करना चाहते तो सलाह के लिए हमेशा ये बता रहे हैं, हम अवेलेबल हैं, कभी भी कोई जरूरत पड़े। मेरा नाम ही मेरी वेबसाइट है, आप मेरे नाम को सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे। हाँ, आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग। देखिए एक स्थान तो नहीं है, क्योंकि संपूर्ण भारत में चलता हूँ मैं। अच्छा। संपूर्ण भारत में मेरे केसेस भी हैं और लगभग 2 लाख से ऊपर पुलिस वाले हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और करीबन 3 लाख से ऊपर मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो कुल मिला के एक बड़ी फैमिली है मेरी, जिनको 24 घंटे में सपोर्ट करता हूँ किसी भी तरीके से लीगल या टेक्निकल। पूरे देश में जितने भी पुलिस जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो आपसे मतलब जुड़े हुए हैं ऐसे साइबर? नहीं, ऐसे पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी साइबर सेल तो लगभग सारी कवर्ड है पूरी, मतलब मान के कैसे कोई जैसे आम नागरिकों में संजय फ्रॉड हो रहा है या फिर हो जाता है, किस प्रकार से वो आपसे मदद ले सकते हैं? मेरी वेबसाइट पे आप मेरे नंबर हैं, मेरी वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप मुझसे बात करिए। किस नाम से सर वेबसाइट? kulbhushanYadav.com। देखिए कुलभूषण यादव .com के नाम से है जी पूरी वेबसाइट, और हम उसको फ्लैश भी कर देंगे अपनी वीडियो में। काफी ज्ञानवर्धक ये वीडियो है। एक वेबसाइट और है, थोड़ा सा याद करने के लिए आसान है, मैं साइबर की सलाह देता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का नाम भी cybersalah.org है। अच्छा। मैंने 2 वेबसाइट्स बनाई हूँ, दोनों एक ही जगह लेके आएंगे आपको। साइबर SALCYBERSALAAH cybersalah.org ये वेबसाइट है। आप साइबर सलाह से भी याद रख सकते हैं या मेरे नाम से सर्च करेंगे, दोनों वेबसाइट मेरी एक ही जगह लेके आएंगे आपको। उस पर मेरे नंबर्स भी हैं, मेरी जानकारी भी है। साथियों ये वीडियो काफी यूजफुल है, आप लोगों के सहयोग और मदद के लिए हम लोग बना रहे हैं। और साइबर की घटनाएं दिन पे दिन जो बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए हो सकता है आपके लिए ये मदद के लिए भी साबित होगी। और साथियों अगले एपिसोड में हम नए जो मेहमान हैं उनके साथ रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।